डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार, मैं डॉक्टर वनमाला बाविस्कर डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी की ओर से चैतन्य स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। छात्रों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष के पेपर 4 के अंतर्गत विभाग 5 की पहली इकाई छायावाद का स्वरूप और विकास की चर्चा करेंगे। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप छायावाद नामक काव्य आंदोलन तथा छायावादी काव्य का निर्माण करने वाली परिस्थितियों को जान सकेंगे। आधुनिक हिंदी काव्य के विकास में छायावाद की सही परख और पहचान कर सकेंगे। छायावाद के 4 आधार स्तंभ जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत का परिचय तथा उनके काव्य का सम्यक अर्थबोध प्राप्त कर सकेंगे। छायावाद की विषय वस्तु तथा वैचारिक पृष्ठभूमि को समझ सकेंगे। छायावाद युग में परिवर्तित रचना विधान का प्रामाणिक परीक्षण करते हुए उसकी शक्ति एवं सीमाओं का मूल्यांकन कर सकेंगे। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि आधुनिक काल जिसे हम कहते हैं भारतेंदु युग से शुरू होता है। भारतेंदु युग 1850 से 1900 तक का जो काल है उसे भारतेंदु युग, जिसकी अगुवाई भारतेंदु जी ने की थी। मतलब भारतेंदु जो थे प्रतिनिधि साहित्यकार माने जाते हैं भारतेंदु युग के, जिनके नाम से ही इस युग का नामकरण हुआ। तो दूसरा जो चरण है आधुनिक काल का द्विवेदी युग 1900 ईस्वी सन से 1920 तक का जो युग है उसे द्विवेदी युग कहा जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम से इस युग का नामकरण किया गया है। और इसके बाद का जो युग है आज जिसकी चर्चा हम करने वाले हैं इस व्याख्यान में, छायावादी युग 1920 से 1936 तक के कालखंड को जो है छायावाद का नामकरण किया गया है। इसके बाद प्रगतिवाद 1936 से 1943 तक और प्रयोगवाद और नई कविता उसके बाद आई 1943 से 1960 तक। तो इस तरह से हम आधुनिक काल को विविध चरणों में बांटा गया है। अब हम जबकि छायावाद की बात करने वाले हैं इस व्याख्यान के अंतर्गत, तो छायावाद का अभिप्राय क्या है? छायावाद में जो है काव्यात्मक अभिव्यक्ति, जैसे कि हमने पहले बात की कि हिंदी साहित्य को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है: आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आदिकाल की समय सीमा संवत 1050 से संवत 1375 तक मानी जाती है। मध्यकाल के पूर्ववर्ती भाग को भक्तिकाल तथा उत्तरवर्ती काल को रीतिकाल नाम से जाना जाता है। भक्तिकाल की समय सीमा संवत 1375 से संवत 1700 तक तथा रीतिकाल की समय सीमा संवत 1700 से 1900 तक मानी जाती है। अब हम इसके बाद का जो युग है आधुनिक युग, इसकी बात हमने की। छायावाद का आरंभ मुकुटधर पांडे ने 1920 के अंतर्गत छायावाद का जो नामकरण है वह कहा जाता है कि मुकुटधर पांडे ने श्री शारदा में हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 निबंध एक श्रृंखला के रूप में छपवाए थे, जो छायावाद के संबंध में सर्वप्रथम लेख है। इस प्रकार सर्वप्रथम छायावाद शब्द का प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया था। छायावाद को मिस्टिसिज्म के अर्थ के रूप में भी प्रयोग किया गया था। आरंभ में छायावाद शब्द का प्रयोग व्यंग के रूप में किया गया था, लेकिन बाद में इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया गया। तो इस तरह से छायावाद का जो है नामकरण हुआ। काव्यात्मक अभिव्यक्ति, इस जो
छायावाद युग के जो कवि थे, उन्होंने जो अभिव्यक्ति की शैली, उनकी जो अभिव्यक्ति थी, वह काव्यात्मक अभिव्यक्ति को स्पष्ट किया। रहस्यवाद, स्वच्छंदतावाद, उनके जो काव्य की जो विशेषता है, छायावादी कवियों की जो विशेषता है, वह भी हम आगे पढ़ेंगे। मुख्य जो छायावाद का जब हम नाम लेते हैं तो उनके नाम के साथ ही कुछ जो है शब्द हमें याद आ जाते हैं। रहस्यवाद, स्वच्छंदतावाद, उनकी जो कविताएं थी, स्वच्छंद कविताएं थी। जैसे कि हम जानते हैं कि निराला ने मुक्त छंद का प्रवर्तन किया, तो इस तरह से जो कविताएं थी वह स्वच्छंद थी, अलंकार और छंदों से मुक्त थी। किसी भी छोटे छोटे विषय को लेकर वे लिखते थे, स्वच्छंदता से लिखते थे। रहस्यवाद, आत्मा और परमात्मा का मिलन और इस तरह का रहस्यवाद भावना उनके काव्य में दिखाई पड़ती थी। चित्र भाषा शैली, उनका जो वर्णन होता था बहुत ही चित्रात्मक हुआ करता था काव्य में, तो इस तरह से उन्होंने चित्र भाषा शैली अपनाई। भावों की छाया के रूप में भी छायावाद को कहा जाता है कि छायावादी जो कविताएं हैं, इसलिए छायावादी कविताएं कही जाती है क्योंकि उनमें भावों की छाया होती है। तो इस तरह से छायावाद का हम अभिप्राय स्पष्ट कर सकते हैं क्या है। छायावाद को बहुत सारे आलोचकों ने जो है परिभाषाएं दी है छायावाद की। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो है छायावाद को रहस्यवाद से जोड़ते हैं। वे कहते हैं जब परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, तो यही छायावाद है। नंद दुलारे वाजपेयी, ये भी बहुत बड़े आलोचक थे, छायावादी। इन्होंने हिंदी साहित्य 20वीं सदी पुस्तक में, उनकी ये पुस्तक है प्रसिद्ध पुस्तक, इसे आध्यात्मिक छायावाद को उन्होंने आध्यात्मिक छाया का भान कहा है। उनके अनुसार छायावाद सांसारिक वस्तुओं में दिव्य सौंदर्य का प्रत्यय है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह छायावाद है। तो इस तरह से मित्रों तरह तरह के आलोचक, जो बड़े बड़े आलोचक समालोचक हुए थे उस समय, तो उन्होंने छायावाद संबंधित अपने विचार स्पष्ट किए हैं। आधुनिक साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा गया है छायावाद को। तो छायावाद के संदर्भ में अब हम उसका अभिप्राय और परिभाषा जानने के बाद इतना हमें समझ में आता है कि छायावाद हिंदी साहित्य के रोमांटिक उत्थान की वह काव्य धारा है जो लगभग ईस्वी सन 1918 से 1936 तक की प्रमुख युगवाणी रही। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा इस काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं, जिन्हें 4 स्तंभ कहते हैं छायावाद के। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। छायावाद के नामकरण का श्रेय मुकुटधर पांडे ने को जाता है, जिसकी बात हमने की, और इस तरह से इसे साहित्यिक खड़ी बोली का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। अब छायावाद की पृष्ठभूमि। छायावाद जो है द्विवेदी युग की जो कविताएं थी, इतिवृत्तात्मकता थी, उपदेशात्मक कविताएं थी, इन सभी की प्रतिक्रियात्मक स्वरूप छायावाद जो था, छायावाद का उद्भव हुआ। इतिवृत्तात्मकता के विरुद्ध सूक्ष्म भावनाओं की प्रतिष्ठा, सूक्ष्म के स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह था इस काव्य में। जो रीतिकालीन कविताएं थी जिनमें मानसल वर्णन होता था, सिर्फ एक ही श्रृंगार ही हमें छलकता था, श्रृंगार ही छलकता था कविताओं में, श्रृंगार की ही बात होती है, संयोग वियोग प्रयोग, इन सभी की बात भी श्रृंगार का भी जिक्र छायावाद में तो है ही, लेकिन जो श्रृंगारिक वर्णन, जो मानसल था, रीतिकालीन कवियों ने मानसल रूप से श्रृंगारिक वर्णन किया था, उतना मानसल या कहा जा सकता है कि बहुत ही शुद्ध
प्रेम का शुद्ध स्वरूप उन्होंने अपने काव्य में प्रस्तुत किया है छायावादी कवियों ने। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मुक्ति की प्रबल चाह, मुक्ति नारी को सिर्फ एक भोग की वस्तु समझा जाता था पहले की जो कविताएं लिखी जाती थी रीतिकाल में। तो जो है नारी की मुक्ति का एक मुक्ति की बात अपने काव्य में इन कवियों ने की, छायावादी कवियों ने। प्राणवान मूल्यों की प्रतिष्ठा की। जो हम देखते थे कि समाज में बहुत सारी विद्रूपताएं फैली हुई थी उस समय, और हम आज़ादी के जो लिए जो है लड़ रहे थे, आज़ादी पाने की आकांक्षा थी, वो भारतेंदु काल में नवजागरण में हमें दिखाई पड़ती है। और आगे चलकर जब हम निकट आ गए थे आज़ादी के, और उस समय जो है प्राणवान मूल्यों की प्रतिष्ठा, देश के प्रति देश प्रेम की भावना, हम देखते हैं जागो फिर एक बार कविता जो है निराला की, उसके अंतर्गत भी हम देखते हैं जयशंकर प्रसाद की राष्ट्र को संबोधित करती हुई कविताएं, उनके नाटकों के अंदर के गीत जो हमारे रोम रोम में देशभक्ति भर देते थे, ऐसे गीत लिखे गए। तो छायावाद जो था उसकी पृष्ठभूमि हम कह सकते हैं उस पर पाश्चात्य साहित्य का भी प्रभाव देखा जा सकता है। तो सामाजिक वैषम्य के विरोध स्वरूप भी जो है छायावाद का उद्भव हुआ। तो ये सारे जो थे पृष्ठभूमि जो तैयार हुई छायावाद के लिए, इसकी हमने चर्चा की। अब छायावाद कालीन परिस्थितियाँ। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के समाप्ति के समय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों में बदलाव आया था। पहले जो थे कवि जो थे खुलकर लिख नहीं सकते थे, अपनी बात कह नहीं सकते थे। अंग्रेज़ों को उन पर बहुत ही दबाव रहा करता था। कुछ भी अगर लिख दिया और अंग्रेज़ों को जो पसंद नहीं आया तो वो जो थे जब्त कर लेते थे उनकी कवियों की रचनाएं, उनका लिखना जो है मुश्किल हो जाता था। तो ऐसे में जो था थोड़ा थोड़ा बदलाव आ रहा था। 1916 में गांधी जी की का भारत में आगमन, जागरूकता उस समय जो है आज़ादी की लड़ाई हम लड़ रहे थे, और बहुत सारे जो समाज सुधारक हमारे अरविंद है, महर्षि अरविंद, ये सारे जो रविंद्रनाथ टैगोर, उनका गीतांजलि आया था उसी समय, और इस तरह के जो बदलाव हुए, तो उसका प्रभाव जो है छायावाद जो है छायावादी कवियों पर पड़ा, और उन्होंने मुक्त स्वतंत्र होकर लिखना प्रारंभ किया, और देश की जनता को जगाने के प्रयत्न किए। गांधी जी का असहयोग आंदोलन, उससे भी कई कवि और लेखक जुड़े। तो यूरोप के स्वच्छंदतावादी साहित्य का प्रभाव भी जो है हमारे छायावादी कवियों पर देखा जा सकता है। और नवीन शिक्षा पद्धति ने भी बहुत जागरूकता हमारे जो युवक थे उस समय उनमें फैलाई थी, उनके विचारों में बदलाव लाया था। तो इस तरह छायावाद में जो थी, छायावाद काल था, उस समय की परिस्थितियाँ थी। हिंदी साहित्य पर बांग्ला साहित्य का भी प्रभाव उस समय जोरों शोरों से पड़ा था। बांग्ला साहित्य की बहुत सारी जो कविताएं या फिर साहित्यिक सारी कृतियाँ जो थी वह अनुवाद होकर हिंदी में आ रही थी, और उससे जो है साहित्यकार कवियों को प्रेरणा मिल रही थी। छायावाद की प्रमुख विशेषताएं हम देखते हैं तो अभिव्यक्ति की भावना, जो मनुष्य छायावाद की जो कविताएं थी वो मानव मन को छूने वाली थी। एक मनुष्य की अभिव्यक्ति की भावना थी उसमें, चाहे वह कोई सुख की अनुभूति हो, दुख की अनुभूति हो, या कोई भी अवस्थाएं हो, तो उसकी अभिव्यक्ति की भावना थी उन कवियों में। रूढ़ियों से मुक्ति, रूढ़ी से जो चली आ रही थी परंपरा, छंदबद्ध कविताएं, अलंकार से सरवाबोर कविताएं, या फिर श्रृंगार वर्णन से भरी पड़ी कविताएं, या फिर उपदेशात्मक कविताएं, ये सारी जो रूढ़ियाँ चल रही थी कवि साहित्य में, तो वो सारी जो रूढ़ियों से मुक्त कविताएं रची जा रही थी। रहस्यवाद
बहुत ही महत्वपूर्ण जो महादेवी वर्मा की मुख्य रूप से कविताएं हैं उनमें देखा जा सकता है। तो ऐसे रहस्यवादी भावनाएं थी उन कवियों में। प्रकृति का बहुत ही मनोरम चित्रण छायावादी कवियों ने किया है। विशेषकर सुमित्रानंदन पंत जो प्रकृति के चितेरे कहे जाते हैं, उन्होंने प्रकृति का सुंदर वर्णन अपनी कविताओं में किया है। प्रकृति का मानवीकरण हम कह सकते हैं इन कवियों ने किया। प्रकृति के माध्यम से प्रकृति और पर्यावरण की बातें उन्होंने अपने काव्य में की। प्रकृति के माध्यम से मानव जीवन को जोड़ा। नारी स्वतंत्र की भावना, जो नारी जकड़ी हुई थी बंधनों से, रूढ़ियों और परंपराओं से जो थी जकड़ी हुई थी नारी, तो उस नारी को स्वतंत्र किया इन कवियों ने। अपनी कविताओं में सम्मान दिलाया नारी को, और नारी का भी विशेष स्थान इनकी कविताओं में हम देख सकते हैं। उसकी नारी की एक अलग पहचान इन कवियों ने बनाई। राष्ट्रीय भावना, इस छायावादी जो कवि थे उन कवियों में जो प्रमुख विशेषता रही उनके कविताओं की, वह राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत थी। उस समय जो था आज़ादी के लिए हम लड़ रहे थे, सब तरफ जो था ज़रूरत थी कि सभी के अंदर एक राष्ट्र भाव, एक देश के प्रति प्रेम, देश के प्रति देशभक्ति जगे, इसका प्रयत्न इन कवियों ने भरपूर किया। तो व्यक्तिवाद की प्रधानता भी हम इन छायावादी काव्य में व्यक्तिवाद की प्रधानता थी। शायद आधुनिक युग की अनेक समस्याओं के कारण व्यक्तिवाद का जन्म हुआ। छायावादी काव्य में किसी जाति महाजाति के सुख दुख की नहीं, अपितु साधारण व्यक्ति के सुख दुख की बात थी। कवि अपनी कविताओं की विषय वस्तु की खोज बाहर से नहीं, अपितु अपने भीतर से करता है। इसलिए छायावादी काव्य में कहीं कहीं अहम भावना की अति है, परंतु यह अहम भाव असामाजिक नहीं है, इसमें सर्व मिला हुआ है। इस कविता में कवि का रोना या हंसना का व्यक्तिगत नहीं, अपितु प्रत्येक संघर्षरत व्यक्ति का सोना हंसना है। जैसे कि हम कहते हैं, निराला ने कहा है, मैंने मैं शैली अपनाई, देखा सब दुखी निज भाई। तो इस तरह से जो है छायावादी कवि जो है उनकी जो अपने जो दुख थे वो व्यक्तिगत नहीं थे, पूरे समाज के थे। मानवतावाद भी छायावाद का सबसे उज्जवल, बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता रही है। वह युग वास्तव में विश्व युद्ध और मानवतावाद का युग था। युद्ध के भयंकर परिणामों को देखकर अनेक महापुरुष मानवतावाद का प्रचार कर रहे थे। प्रसाद की कामायनी और निराला की तुलसीदास रचनाएं मानवतावाद की भावना से ओतप्रोत रचनाएं हैं। छायावादी काव्य में राष्ट्रवाद की भावना भी संकीर्ण नहीं, अपितु मानवतावादी है। राष्ट्रवाद की भावना संकीर्ण, संकुचित नहीं थी। यही कारण है कि छायावादी काव्य में मानव प्रेम, उदारता, करुणा और विश्व बंधुत्व की भावना आदि के दर्शन होते हैं। ऐसे उच्च गुणों के, उच्च मूल्यों के दर्शन हमें छायावादी कवियों के काव्य में होते हैं। पंत जी ने मानव प्रेम के विषय में कहा है, सुंदर है विहग सुमन सुंदर मानव, तुम सबसे सुंदरतम। वेदना और निराशा, इस तरह से छायावादी कवि जो है उनके काव्य में जो है वेदना के भी हमें दर्शन होते हैं। छायावादी काव्य में वेदना और निराशा सर्वत्र अभिव्यक्त हुई है। कुछ आलोचक मानते हैं कि यह निराशा तत्कालीन वातावरण की देन है, क्योंकि उस समय भारत अंग्रेजों का गुलाम था और आंदोलन जो थे वह कहीं कहीं कमज़ोर पड़ रहे थे। और छायावादी कवि मानते थे कि वेदना और निराशा से ही काव्य उपजता है, आपदा को ही अवसर में बदला जा सकता है। और इसीलिए पंत जी लिखते हैं, वियोगी होगा वह पहला कवि, आह से उपजा हुआ होगा गान, उमड़कर आँखों से चुपचाप और बही होगी कविता अनजान। इस तरह से उन्होंने जो है एक दुखी मन से भी एक झरना काव्य के रूप में
उमड़ पड़ता है, ऐसा पंत कहते हैं। तो नारी प्रेम जो है, यहाँ पर हमने बात की कि पहले नारी का जो चित्रण था रीतिकाल में, वह मांसल वर्णन होता था, नारी को सिर्फ भोग की वस्तु माने जाते थे। लेकिन इन कवियों ने जो है नारी प्रेम और सौंदर्य चिंतन विशिष्ट रूप से किया। छायावादी कवियों ने नारी प्रेम और सौंदर्य के अनेक चित्र प्रस्तुत किए। नारी सौंदर्य का चित्रण कई कई दैहिक बन पड़ा है, लेकिन उतना नहीं। जिस तरह से जो है ये पंक्तियाँ देखिए, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग। छायावादी कवियों ने नारी के करुणा, दया, ममता आदि भावों का भी सुंदर चित्रण किया है। प्रसाद ने नारी के विषय में लिखा है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। स्वतंत्रता और प्रेम के बारे में यदि हम बात करें, स्वतंत्रता की जो भावना है उसकी यदि हम बात करें, छायावादी कवियों के काव्य में राष्ट्रीय जागरण का स्वर भी उन्मुख था। यह कवि अनेक स्थानों पर स्वतंत्रता का आह्वान करते थे। राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव इन कवियों पर पड़ना स्वाभाविक था। प्रसाद के काव्य में तथा नाटक में, दोनों में ही राष्ट्रीय भावना देखने को मिलती है। माखनलाल चतुर्वेदी की राष्ट्रीय भावना का एक उदाहरण देखिए। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ आए वीर अनेक। तो इस तरह से हम छायावादी काव्य की जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं की के अंतर्गत देख सकते हैं किस प्रकार जो अभिव्यक्ति थी वह व्यक्तिगत नहीं थी, समाज की अभिव्यक्ति थी। रूढ़ियों से पुरानी, जो चाहे वो नारी की मुक्ति हो, चाहे वो कविता की मुक्ति हो, रूढ़ियों से मुक्ति दिलाई छायावादी कवियों ने। उनके काव्य में रहस्यवाद, प्रकृति प्रेम और नारी स्वातंत्र्य की भी भावना झलकती है। और हमने राष्ट्रीय भावना भी उनके जो कविताएं जब हम पढ़ते हैं तो हमारे अंदर भी रोम रोम में देश के प्रति जो है प्रेम जाग उठता है। इस प्रकार की उन्होंने कविताओं की रचना की। अब हम छायावाद की प्रमुख शिल्पगत विशेषताओं पर बात करेंगे। तो छायावादी कवियों ने कल्पना को जो है नए सांचे में ढाला। पहले की जो इससे पहले जो कविताएं लिखी जाती थी सिर्फ कल्पना पर आधारित हुआ करती थी। बताना मुश्किल होता था कि यह काल्पनिक है या यथार्थ सत्य है। तो कल्पना का झोंक जो है ज़्यादा हुआ करता था पहले की कविताओं में। तो अब जो है कल्पना का सहारा तो लिया इन कवियों ने, लेकिन उसका जो है उसे नए सांचे में उन्होंने ढाला। उनकी कला पक्ष की अगर हम बात करें, कला पक्ष के दृष्टिकोण से भी छायावादी काव्य उतना ही उत्कृष्ट है जितना भाव पक्ष के दृष्टिकोण से। छायावादी काव्य में खड़ी बोली हिंदी अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच गई। इन कवियों की भाषा चित्रात्मक थी। काव्य भाषा जो है, जब हम कविता पढ़ते हैं तो हमारे सन्मुख जो है चित्र उपस्थित हो जाता है। तो इस तरह की उनकी भाषा। छंद से मुक्ति, इन कवियों ने जो है कोमलकांत शब्दावली का प्रयोग किया और संस्कृत निष्ठ भाषा पर बल दिया। छंदों के दृष्टिकोण से छायावादी कवियों ने परंपराओं को तोड़ा है। निराला ने मुक्त छंद की नींव रखी। फिर भी गेयता इन कवियों की कविताओं की प्रमुख विशेषता रही। भले ही उन्होंने छंदों या अलंकारों का जो है प्रयोग कम किया, लेकिन संगीतात्मकता, लयबद्धता इन कवियों की मुख्य विशेषता रही है। रहस्य भावना के कारण किन कवियों की कविताएं, इन कवियों प्रतीकात्मक व सांकेतिकता इन कविताओं में मिलती है। इन कवियों ने शब्दालंकार, अर्थालंकार दोनों प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया है। तो इन कवियों ने अपने काव्य में अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, आतिशयोक्ति, मानवीकरण आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है। तो इस प्रकार जो है बिंब और प्रतीकों के माध्यम से भी अपनी बात कहने का
प्रयत्न इन कवियों ने किया है। अब हम प्रमुख छायावादी कवि जो है उन पर एक नज़र डाल लेते हैं। जैसे कि हमने पहले बात की कि प्रमुख छायावादी युग के जो प्रमुख 4 कवि हैं जो जिन्हें हम 4 स्तंभ कहते हैं छायावाद के। पहले जो कवि है जयशंकर प्रसाद, ये कवि ही नहीं बिल्कुल बल्कि एक गद्यकार भी है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, ये जो है मुख्य 4 स्तंभ प्रमुख छायावादी कवि के। अब जयशंकर प्रसाद जी है, उनकी कुछ रचनाओं पर हम नज़र डालते हैं। उन्होंने उर्वशी की रचना की 1909 में, अयोध्या का उद्धार 1910 में, कानन कुसुम 1913 में प्रकाशित हुई, प्रेम पथिक 1913 में और करुणालय भी 1913 में ही प्रकाशित हुई। महाराणा का महत्व 1914 में प्रकाशित हुई उनकी कृति। झरना, आंसू, लहर और कामायनी। कामायनी जो है वह छायावाद का बहुत ही महत्वपूर्ण महाकाव्य माना जाता है। छायावाद की महत्वपूर्ण कृतियों में कामायनी का नाम आता है। तो इस तरह से आंसू जो है वह छायावादी पहली कविता मानी जाती है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनके जो 4 संग्रह हैं, अनामिका, परिमल, गीतिका। अनामिका का प्रकाशन 1923 में हुआ, परिमल 1930 में, गीतिका 1936 में और तुलसीदास जो है इनकी लंबी कविता है 1938 में प्रकाशित हुई। अगले जो कवि है सुमित्रा नंदन पंत, जिन्हें हम प्रकृति के चितेरे कवि भी कहते हैं, प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से ये जाने जाते हैं। उच्छ्वास 1920 में इन्होंने लिखा 1920 में प्रकाशित हुई। ग्रंथि 1920 में, वीणा 1927 में। पल्लव की जो भूमिका है बहुत ही महत्वपूर्ण रही छायावाद के लिए, छायावाद का जो अभिप्राय स्पष्ट करने के लिए। तो पल्लव जो है सुमित्रा नंदन पंत की 1928 में प्रकाशित हुई। गुंजन 1932 में। गुंजन को उनका अंतिम छायावादी काव्य संग्रह कहा जा सकता है। अब अगर हम बात करें महादेवी वर्मा की, महादेवी वर्मा की जो रचनाएं हैं, निहार 1930 के अंतर्गत, रश्मि 1932 में प्रकाशित हुई, निर्जा 1935 में, सांध्यगीत 1936 में, यामा 1940 में। इस प्रकार महादेवी वर्मा की जो है रचनाएं, काव्य कृतियाँ प्रकाशित हुई। तो इस तरह से हम कह सकते हैं मित्रों कि छायावादी कवियों ने स्थूल सौंदर्य की अपेक्षा सूक्ष्म सौंदर्य का ही अंकन किया है, जिसमें स्थूलता, अस्थिलता, अश्लीलता और नग्नता नहीवत है। छायावादी कवि रूढ़ि, मर्यादा और नियमबद्धता का स्वीकार नहीं करते। जहाँ परवर्ती कवियों ने कहीं राधा, पद्मिनी, उर्मिला के माध्यम से प्रेम की व्यंजना की है, तो इन कवियों ने निजी प्रेमानुभूति की व्यंजना की है। इनके वर्णनों में विरह का रुदन अधिक है। हृदय की सूक्ष्माति सूक्ष्म भावनाओं को साकार रूप में प्रस्तुत करना छायावादी कविता का सबसे बड़ा कार्य है। कहा जा सकता है कि छायावाद आधुनिक हिंदी कविता का स्वर्ण युग है। जिस तरह से हमने पहले भी कहा, छायावादी कवियों ने खड़ी बोली को चरम उत्कर्ष प्रदान किया। हिंदी कविता को नई प्रतिष्ठा मिली और प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा जैसे महान कवियों ने इस काल को, हिंदी कविता को नए आयाम तक पहुंचाया। इस काल की कविता को पढ़कर पहली बार लोगों ने माना कि खड़ी बोली का माधुर्य ब्रज या अवधि से कम नहीं है। आधुनिक काल का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कामायनी इसी काल की देन है। तो इस तरह से मित्रों, आज के व्याख्यान को हम यहीं समाप्त करते हैं। आज्ञा चाहती हूँ। धन्यवाद। स्वाध्यायः परमं तपः।
परमं डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार, मैं डॉक्टर वनमाला बाविस्कर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम द्वितीय वर्ष बीए हिंदी के अंतर्गत पेपर 4 की 5वें खंड के अंतर्गत 21वीं इकाई सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की चर्चा करेंगे। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का व्यक्तित्व, जीवन और युग परिवेश को समझ सकेंगे। निराला की काव्य रचनाओं तथा उनकी विषय वस्तु को जान सकेंगे। छायावाद के स्वरूप और विकास में निराला के योगदान तथा उनके वैविध्यपूर्ण काव्य संसार के विभिन्न पक्षों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। निराला की काव्य चेतना को आप भाषा सौंदर्य और अभिव्यंजना कौशल्य की दृष्टि से जान सकेंगे। छायावादी साहित्य को निराला काव्य की अमूल्य देन का मर्म समझा सकेंगे और पाठ्यक्रम में निर्धारित निराला की कुछ कविताओं का वाचन और व्याख्या कर सकेंगे। तो आइए मित्रों, बात करते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 21 फरवरी 1896 में हुआ था और उनका निधन 15 अक्टूबर 1961 के अंतर्गत 61 में हुआ था। हिंदी कविता के सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का कि आज हम व्यक्तित्व, जीवन, व्यक्तित्व और कृतित्व की बात करने वाले हैं। तो उनकी व्यक्तित्व की बात हम कर रहे हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी कविता के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं। इन्होंने अपने समकालीन अन्य कवियों से अलग उन्होंने अपनी कविता में कल्पना का सहारा बहुत कम लिया है और यथार्थ को प्रमुखता से चित्रित किया है। वे हिंदी के मुक्त छंद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। 1930 में प्रकाशित अपने काव्य संग्रह परिमल की भूमिका में वे लिखते हैं, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता भी मुक्त होनी चाहिए। जिस तरह से हम बात करते हैं स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, हमें मनुष्य को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, स्वतंत्रता मानव के लिए मायने रखती है, तो उसी तरह से कविता जो है, कविता के लिए भी स्वतंत्रता मायने रखती है, ऐसा मानना था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। निराला की शिक्षा हाई स्कूल तक हुई। बाद में हिंदी, संस्कृत और बांग्ला का स्वतंत्र उन्होंने अध्ययन किया। वे हिंदी, संस्कृत और बांग्ला भी जानते थे। पिता की छोटी सी नौकरी की असुविधाओं और मान अपमान का परिचय निराला को आरंभ में ही प्राप्त हुआ। उन्होंने दलित, शोषित किसान के साथ हमदर्दी का संस्कार अपने अबोध मन से ही अर्जित किया था। बचपन से ही जो निराला थे, उनकी जीवन जो था उनका वह अभावपूर्ण रहा था। बहुत ही संघर्षपूर्ण जीवन उन्होंने जिया था। उनका जो जीवन था दुख से भरा हुआ था, किंतु दुखी थे फिर भी वह अपनी कविताएं लिख रहे थे, कविताओं के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति करते थे। 3 वर्ष की अवस्था में माता का और 20 वर्ष का होते होते पिता का देहांत हो गया और अपने बच्चों के अलावा संयुक्त परिवार का भी बोझ निराला पर पड़ा। अपने पहले महायुद्ध के बाद जो महामारी फैली उसमें न सिर्फ पत्नी मनोहरा देवी के साथ ही उनके चाचा, भाई और भाभी का भी निधन हो गया। तो इस तरह से उन्होंने एक के बाद एक अपनों को खोया। इसके बाद उनका सारा जो संसार था, जीवन, आर्थिक और आगे का जो जीवन था उनका आर्थिक संघर्ष में बीता। उनकी जो बहुत ही पारिवारिक समस्याएं रही उनके भी हम उनकी कृतियों में
समस्याओं को समझते हैं। अगर हम उनके कृतित्व की बात करें तो उपन्यास, निराला जी जो थे वह एक कवि ही नहीं बल्कि बहुत ही बड़े गद्यकार, उपन्यासकार या फिर निबंधकार या अनुवादक भी थे। बहुत ही प्रतिभाशाली साहित्यकार हम कह सकते हैं निराला जी को। उनके उपन्यासों के अंतर्गत अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, कुल्ली भाट, मिल्लेसुर बकरीहा, इन उपन्यासों का समावेश होता है। उनके उपन्यासों में हम एक सामाजिक समस्याओं को पाते हैं। समाज में जो घटनाएं घटती हैं उन घटनाओं को उन्होंने अपने उपन्यासों में उतारा है। कविता संग्रह में हम अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत कुंज, सांध्य काकली, अपरा, इस तरह की ये सारी कविताएं उनके कविता संग्रह है। कहानी संग्रह, वे एक कहानीकार भी, उत्कृष्ट कोटि के कहानीकार भी थे। लिली, चतुरी चमार, सकुल की बीवी, सखी, देवी आदि इनके कहानी संग्रह है। निबंध में रविंद्र कविता कानन, रविंद्रनाथ टैगोर से वे काफ़ी प्रभावित थे। उन्होंने कई उनकी जो कृतियाँ हैं बंगाली, उनका भी हिंदी अनुवाद किया था। रविंद्र कविता कानन, प्रबंध पदम, प्रबंध प्रतिमा, चाबुक आदि निबंध निराला जी ने लिखे। उनके जो अनुदित कृतियाँ हैं उनमें आनंद मठ, विष वृक्ष, कृष्णकांत का वसीयतनामा, कपाल कुंडला, दुर्गेश नंदिनी, राजसिंह, राजरानी, देवी चौधरानी, युगला युगल, चंद्रशेखर, रजनी, श्री रामकृष्ण वचनामृत, इस तरह से भारत में विवेकानंद, राजयोग, ये सारे बांग्ला से हिंदी में उन्होंने अनुवाद किए इन कृतियों का। तो इस तरह से जो है निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो साहित्य संसार है बहुत ही बृहद है। इन्होंने 1922 से 23 के दौरान कोलकाता से प्रकाशित समन्वय का संपादन किया। पत्रकारिता में भी उन्होंने अपना हाथ आजमाया। 1923 के अगस्त से मतवाला के संपादक मंडल में उन्होंने काम किया। इसके बाद लखनऊ में गंगा पुस्तक माला कार्यालय और वहाँ से निकलने वाली मासिक पत्रिका सुधा से 1935 के मध्य भाग तक वे संबंध रहे। इन्होंने 1942 से मृत्यु पर्यंत इलाहाबाद में रहकर स्वतंत्र लेखन और अनुवाद कार्य भी किया। तो इस तरह से वह एक कवि ही नहीं, छायावाद का नाम लेते हैं तब हम छायावादी चार महास्तंभ है, उनमें निराला का नाम आता है। लेकिन एक वह कवि ही नहीं, बहुत बड़े कवि है, लेकिन उसके साथ ही वे एक बहुत ही प्रतिभाशाली गद्यकार, अनुवादक और पत्रकारिता में भी उन्होंने हाथ आजमाया है, तो एक संपादक भी रहे हैं। तो समन्वय, सुधा और मतवाला जो है उनके वे संपादक थे। अब हम निराला की काव्य की अंतर्वस्तु की यदि हम बात करें तो मुख्य संवेदना क्या थी निराला के काव्य की। जैसे कि हम जानते हैं निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उनके जो नाम में ही एक विशिष्टता का बोध होता है। वे निराले थे, अन्य कवियों से अलग थे, जो रचनाएं लिखते थे, जो अन्य कवि जो काव्य की रचनाएं करते थे, उन कवियों की रचनाओं से निराला की जो काव्य रचनाएं वह अलग थी। तो किस प्रकार अलग थी? तो काव्य संवेदना में राष्ट्रीयता की भावना, ये तो सारे एक छायावादी काव्य की मुख्य विशेषता रही है। इनके काव्य की भी मुख्य जो विशेषता थी राष्ट्रीयता की भावना, अद्वैत भावना। रहस्यवादी जो कवि थे उन्होंने आत्मा और परमात्मा के प्रति एक रहस्यवादी भावना को अपने काव्य में दर्शाया है। उनके काव्य में करुणा और पीड़ा झलकती है।
निराला जो थे उन्होंने एक एक करके अपनों को खोया था। उनकी जो काव्य थी उनमें उनकी जो पीड़ा है हमें नज़र आती है। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो नहीं कही, ये शब्द थे निराला के। तो वे अपनी दुख भरी का जो कथा है उसे कविता के माध्यम से, अपने साहित्य के माध्यम से हम तक पहुंचाते थे। सबसे बड़ी जो उनकी करुणा और पीड़ा के जो दर्शन होते हैं हमें सरोज स्मृति में होते हैं। उनकी बेटी के निधन के बाद उन्होंने सरोज स्मृति लिखी, और उस वक्त जो बेटी और पिता और एक पुत्री के बीच के जो संबंध होते हैं, किस तरह की भावनाएं होती पिता की पुत्री के प्रति, उन भावनाओं को एक उन्होंने इस कविता के माध्यम से हमारे समक्ष रखा है। उनके काव्य में व्यंग और आक्रोश भी हमें नज़र आता है। तो एक उनकी जो कविताएं है वह जो कहते हैं बहुत ही स्पष्ट वक्ता थे निराला जो थे, और उनके जो शब्द थे पूंजीपति समाज के वर्ग के जो लोग थे, निराला ने उन पर करारा प्रहार किया, व्यंग्य के माध्यम से अपना आक्रोश जो है दर्शाया। कुकुरमुत्ता कविता में जो हम इस संवेदना को देख सकते हैं। उनके परंपरा और आधुनिकता की टकराहट जो थी निराला जी के काव्य में हमें दृष्टिगत होती है। उनके काव्यानुभूति में विद्रोह का स्वर था, और सौंदर्यानुभूति के उपादान, उन्होंने सौंदर्य का चित्रण किया है, प्रकृति का मानवीकरण किया है, प्रकृति का भी चित्रण किया, और नारी को जो है एक अलग दर्जा दिया है। और जैसे कि हम राह चलते चलते कभी घटनाओं को या फिर किसी देख लेते हैं और भूल जाते हैं, लेकिन निराला को उन घटनाओं या उन चित्रों को अपने काव्य में उतारा था। वैसे इलाहाबाद के पथ पर जब वो देखते हैं एक नारी को पत्थर तोड़ते हुए, और उसका जो वर्णन उन्होंने बहुत बखूबी हृदय द्रावक वर्णन जो है अपने काव्य में किया है, तो उन्होंने उनके सौंदर्य उनकी जो दृष्टि है वह बहुत ही निराली थी, यह कह सकते हैं हम। प्रयोग और प्रगति का समन्वय उनके काव्य में हमें दिखाई पड़ता है। और जैसे कि हमने बात की, सभी छायावादी कवियों ने जो है मूल्य, मानव मूल्यों का जो है विस्तार किया। उस समय जो ज़रूरत थी मूल्यों की समाज में, उन मूल्यों का सिंचन अपने कविताओं के माध्यम से किया। उनके काव्य कलाओं की प्रेरणा या प्रेरणा स्रोत कहे जा सकते हैं रविंद्रनाथ टैगोर की उस समय जो गीतांजलि आई, वह प्रेरणा उनसे ली उन्होंने। रविंद्रनाथ टैगोर से वह काफ़ी प्रभावित थे। उस समय के जो समाज सुधारक थे उन सभी से वह बहुत ही प्रभावित थे, और अपने काव्य में उनको काव्य के माध्यम से कह सकते हैं कि उनसे प्रेरणा प्राप्त की और अपने काव्य को रचा। छायावादोत्तर उनकी जो काव्य रचना है कही जा सकती, कुकुरमुत्ता, बादल राग, गर्म पकौड़ी, नए पत्ते, बेला और अनिमा, ये सारे इनके छायावादोत्तर काव्य यात्रा है। उनकी यात्रा कई पहले शुरू हो गई थी निराला की, और छायावादी रचनाओं में हम देखते हैं कि छायावादी रचना छायावादी काल 1918 से 1936 के अंतर्गत जो कविताएं लिखी गई, उनकी कविताओं को छायावादी कविताएं कही गई, और उसके बाद जो उन्होंने कविताएं लिखी वह छायावादोत्तर कविताएं कही गई। तो उन कविताओं में कुकुरमुत्ता, बादल राग, गर्म पकौड़ी, ये इन कविताओं का समावेश होता है। कुकुरमुत्ता जो है इसके अंतर्गत एक गुलाब का फूल है, वो एक पूंजीपति समाज वर्ग का प्रतीक है। और कुकुरमुत्ता जो एक गंदे या फिर बिना उगाए ही उग जाता है, ऐसे गरीब दलित वर्ग का प्रतीक है। और इस तरह से इस कविता के माध्यम से उन्होंने जो अपने शब्द, कड़े शब्द को अपना आक्रोश जताया है, किस तरह से जो है शोषण करता है समाज, जो उच्च वर्ग है वो दलित का शोषण किस प्रकार करता है। तो इस तरह से कुकुरमुत्ता में उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति की है। उनकी अभिव्यक्ति जो है निजी नहीं, पूरे समाज की अभिव्यक्ति है। तो इसीलिए उनकी जो रचनाएं हुआ करती थी वो मानव मन तक
पहुंचती थी। इनकी प्रयोगवादी और प्रकृतिवादी कविताओं के रूप में ये जो है मुख्य रूप से जानी जाती है। निराला के काव्य का रचना विधान। निराला की जो भाषा थी वह उनकी भाषा बहुत ही मतलब एक ही भाषा का पर उनका अधिकार नहीं था। उनकी भाषा संस्कृत निष्ठ हिंदी भी थी और खड़ी बोली जो है बहुत ही अच्छी खड़ी बोली का भी प्रयोग उन्होंने अपने कविताओं में किया। एक साधारण से साधारण मनुष्य को भी समझ में आए इस तरह की भाषा का, लोक भाषा का भी प्रयोग उन्होंने अपने काव्य में किया। साथ ही तत्सम तद्भव शब्दावली और इंग्लिश के कुछ अंग्रेजी, पारसी और अनेक भाषाओं के शब्द भी अपने काव्य में उनका प्रयोग किया। कुकुरमुत्ता में हम देख सकते हैं कि वह कहते हैं कि अबे सुनबे गुलाब, पाई जो तूने खुशबू आप, डाल पे इतरा रहा है कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट शब्द जो है वह अंग्रेजी का है। तो इस तरह से जो है उन्होंने अपने काव्य में अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया है। मुक्त छंद, जैसे कि हमने पहले बात की कि मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं निराला। निराला ने छंद और अलंकारों से कविता को मुक्ति दिलाई। उनका मानना था कि कविता केवल अलंकारों और छंदों से ही सुशोभित नहीं होती है। छंदों और अलंकारों के बिना भी जो है कविता जो है का सौंदर्य बढ़ता है। उसमें यथार्थ वर्णन होना चाहिए, चित्रात्मकता होनी चाहिए और ये क्षमता जो थी निराला में बखूबी थी। उन्होंने बिंब और प्रतीकों के माध्यम से जो है अपनी कविताओं को नए आयाम पर पहुंचाया। नए नए अलंकारों का प्रयोग अपने कविताओं में किया। आइए नज़र डालते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कुछ मशहूर काव्य पंक्तियों पर। उनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है भिक्षुक। पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। साथ दो बच्चे भी है सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते, और दाहिना दया दृष्टि पानी की ओर बढ़ाए। भूख से सूख होठ जब आते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, घूट आंसुओं के पीकर रह जाते, चाट रहे झूठी पत्तल वे सभी सड़क पर खड़े हुए, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी है अड़े हुए। तो इस तरह से एक भिक्षुक की जो है संवेदना, एक भिक्षुक की अवस्था, हृदय द्रावक चित्रण उन्होंने इस कविता के माध्यम से किया है। एक भिक्षुक जो है उसकी क्या अवस्था होती है, किस तरह से वो अपने किस तरह से वह रोटी के लिए तरसता है। तो पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, किस तरह से भिक्षुक दिखता है और किस तरह से वह चलता है, भूख मिटाने के लिए किस तरह से भूख को मिटाने के लिए रोटी के लिए तरसता है। तो ये, और उसके बच्चे भी किस तरह से रोटी के पीछे भागते हैं और रोटी तक उन्हें नसीब नहीं होती, वह भी उनसे कुत्ता छीन कर ले जाता है। तो इसका हृदय द्रावक वर्णन जो है निराला जी ने किया है। निराला इसलिए निराला है क्योंकि उनके जो काव्य के जो विषय थे वह समाज के अंदर से थे, यथार्थ विषय उन्होंने लिए, सजीव चित्रण उन्होंने किया। कोई बहुत बड़े राजा महाराजाओं का उन्होंने चित्रण नहीं किया, लेकिन उनके लिए जो उनके काव्य के जो नायक थे वह सामान्य जो लोग थे वही थे, जैसे भिक्षुक, किसान, मजदूर, ये सारे उनके काव्य के विषय थे। तो इसीलिए उनकी जो कविताएं थी वह निराली थी। अब एक और अन्य उनके जो पंक्तियां हैं, वह तोड़ती पत्थर। एक इलाहाबाद के वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। कोई न छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रत मन,
गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु मलिका अट्टालिका प्रकार। इस तरह से एक गुजरते हुए वह एक स्त्री को, एक नारी को देखते हैं। उसमें भले ही वह सुंदर नहीं है, अगर कोई कवि हो तो नारी के सौंदर्य का वर्णन करता है, उसका नक्शिक वर्णन करता है, जैसे रीतिकालीन कवियों ने किया। लेकिन उस सब से हटकर निराला जी जो है, उन्होंने सौंदर्य किस में देखा? एक श्रमिक नारी में सौंदर्य देखा, उसका वर्णन अपने कविता में किया, उसे अपने कविता का विषय बनाया, उसे महत्व दिया। अगर कोई राह चलता हो, ऐसे कई दृश्य हम देखते हैं और पीछे छोड़ देते हैं और आगे निकल जाते हैं, लेकिन निराला का जो व्यक्तित्व था वह छलकता है उनके इन कविताओं के माध्यम से, उनके साहित्य के माध्यम से, कि वह किस तरह से संवेदनशील थे और उन्हें फ़र्क पड़ता था समाज में जो कुछ भी हो रहा है उससे, वह बदलाव लाना चाहते थे। तो इस तरह से वह तोड़ती पत्थर में उन्होंने एक नारी को, एक इलाहाबाद के पथ पर जो पत्थर तोड़ रही है, पसीने से जो बहुत सारा पत्थर तोड़ रही है, और कोई छायादार पेड़ नहीं, बहुत कड़ी धूप है दोपहर में, और इस तरह की वह बैठी हुई एक श्याम वर्ण उसके जो नयन है उसकी भी उन्होंने उसकी भी बात की है। तो किस तरह से हथौड़ा चला रही है इतनी गर्मी में, इतनी धूप में, कड़ी मेहनत कर रही है, पत्थर तोड़ रही है, ऐसी नारी की के अंतर्गत उन्होंने जो है सौंदर्य देखा है और उसका जो है हृदय द्रावक वर्णन अपने काव्य में किया है। उनकी जो अगली उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध जो कविता है, वरदे वीणा वादिनी वरदे, पाठ्य पुस्तकों में भी ये जो कविता है काफ़ी दी गई है। जो स्कूल के बच्चे हैं उनके कविताओं में उनका जो नाम है, मित्रों, सूर्यकांत त्रिपाठी जी का जो जन्म था वसंत पंचमी के दिन हुआ था, और वसंत पंचमी के दिन जो है उसका महात्म्य क्या है, तो हम सरस्वती की पूजा करते हैं। भारत में ही नहीं, विश्व भर में, जो भारत के बाहर भी है, सरस्वती की पूजा जो है वसंत पंचमी के दिन करते हैं, और उस दिन रविवार था और इसीलिए उन्हें सूर्य पुत्र भी कहा गया है निराला जी को। और निराला जो थे उन्होंने वरदे वीणा वादिनी वरदे में सरस्वती वंदना की है, और बहुत ही महत्वपूर्ण कविता कही जा सकती है ये। वरदे वीणा वादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भरते। वे सरस्वती देवी से प्रार्थना करते हैं कि एक ऐसा मंत्र दो कि जिससे जो भारत भर में जो है स्वतंत्रता को प्राप्त करने की जो लालसा जाग उठे। काट अंध उर के बंधन स्तर, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे वरदे वीणा वादिनी वरदे। तो इस तरह से जो है एक कामना की है, अंधकार को मिटाने की कामना निराला जी ने की है, और ज्योतिर्मय अंधकार को मिटाकर एक प्रकाश भरने की कामना, प्रार्थना, हर क्लेश को मिटाकर, हर अंधकार को मिटाकर प्रकाश भर के सारे जगत को जगमग करने की बात उन्होंने कामना जो है सरस्वती देवी से की है। तो इस तरह से जो कवि है वह ये जो कविता है उनकी, ये कविता बहुत ही प्रसिद्ध है, और जब भी सरस्वती माता की वंदना की बात आती है तो इसी कविता को हम याद करते हैं, निराला जी को हम याद करते हैं। मित्रों, उस वक्त जो था, जो समय था निराला जी के समय, स्वतंत्रता की चाह जो थी प्रबल हो चुकी थी, लेकिन कुछ आंदोलन जो थे वह जो है धीमी, उनकी जो गति थी वह धीमी हो चुकी थी। तो ऐसे में हम कहते हैं कि जो निराला जी है, निराला जी ऐसे में जगाने का प्रयत्न कर रहे थे। जागो फिर एक बार में उन्होंने भारत की जनता को जगाने की बात की है। उस समय जो कवि थे
उनकी कविताओं में राष्ट्रीयता का स्वर प्रमुख था। राष्ट्र भावना, देश के प्रति प्रेम जगाने का कार्य उन्होंने बखूबी किया है। तो निराला भी पीछे कैसे रहते, उन्होंने भी जागो फिर एक बार इस कविता के माध्यम से अपनी जो है बात कही है। जागो फिर एक बार, प्यार जगाते हुए हारे सब तारे तुम्हें, अरुण पंख तरुण किरण, खड़ी खोलती है द्वार, जागो फिर एक बार। तो कवि कहते हैं कि तुम्हें जगाने के लिए तारे आए हैं और जो है सूरज जो है पंख फैलाए अपने जो कोमल कोमल किरणों से तुम्हें जगाने आए हैं, तो जागो फिर एक बार। तो इस तरह से जो है देश के युवकों को उन्होंने आह्वान किया है कि जागो, उठो और अपने भारत माता को स्वतंत्र कराने के लिए आगे आओ। इस तरह का महत्वपूर्ण कार्य सभी कवियों ने कविताओं के माध्यम से किया और निराला ने भी बखूबी अपना काव्य धर्म निभाया। तो इस तरह से मित्रों आज हमने बात की निराला की। तो निराला का जो व्यक्तित्व था उसकी हमने बात की, उनके जीवन की बात की कि किस तरह से उनका जो जीवन था वह अभावपूर्ण था, एक एक करके कैसे उनके अपने पीछे छूटते गए, किस तरह से जिम्मेदारियों का उन्होंने बोझ उठाया। तो इस तरह से जो है उनके कृतित्व की भी हमने बात की, किस कौन कौन सी विधाओं में उन्होंने अपना हाथ आजमाया। उपन्यास, कविता संग्रह, कहानी, अनुवाद आदि उन्होंने लिखे। उनके काव्य के अंतर्वस्तु की बात की। तो इस तरह से जो कह सकते हैं कि बहुत ही प्रतिभाशाली छायावाद के बहुत ही महत्वपूर्ण जो कवि थे वह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी जो कविताएं हैं इनकी भी हमने बात की। वह तोड़ती पत्थर, भिक्षुक, वरदे, वीणा वादिनी वरदे, जागो फिर एक बार, इनकी कविताओं के माध्यम से इनके काव्य की विशेषताओं पर भी हमने नज़र डाली। तो इस तरह से आज का व्याख्यान मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। स्वाध्यायः